वेलकम बैक स्टूडेंट, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल आयुष मैकेनिकल एकेडमी पर। आई एम शुभम पराशर, यूर एजुकेटर। सो फ्रेंड्स, हमने अब तक क्या 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 बातें की थी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। हमने सबसे पहले क्या देखा था थर्मोडायनेमिक्स में, सेकंड लॉ के अंदर हम एंटर कर चुके थे। हमने जान लिया था कि एनर्जी के पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन चाहिए उसको ट्रांसफर करने के लिए। ओके, एनर्जी मस्ट हैव अ डायरेक्शन एंड एनर्जी मस्ट हैव ए क्वालिटी। एनर्जी के पास क्या होनी चाहिए, कुछ क्वालिटी भी होनी चाहिए क्वांटिटी के साथ साथ। तो ये चीजें हमने सेकंड लॉ से जानी थी। उसके बाद हमने क्या देखा था, हमने थर्मल एनर्जी रिजर्वायर टॉपिक देखा था। क्या होती है थर्मल एनर्जी रिजर्वायर्स, किस तरह से वो काम करते हैं। उसके बाद हम घुस गए थे हीट इंजन के अंदर। कल हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए थे समझने के लिए सेकंड लॉ को। ओके फ्रेंड्स, अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले वो वीडियो देखिए, तभी आज की अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह बन पाएगी। उसके बाद हमने क्या स्टेटमेंट देखी थी, हमने देखा था केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। केल्विन ने क्या बोला था, केल्विन ने हमें क्या बताया था, केल्विन ने हमें बताया था कि ऐसा कोई भी डिवाइस पॉसिबल नहीं है जो कि हीट एनर्जी हम उसको देते रहे और वो कंटिन्यूसली वर्क प्रोड्यूस करता रहे। देयर इज नो सच डिवाइस एंड इट इज इम्पॉसिबल। सो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी मस्ट बी रिजेक्टेड टू द एनवायरमेंट और अदर रिजर्वायर। कुछ ना कुछ एनर्जी हमें लूज करनी पड़ेगी। मतलब हीट इज नॉट फुल्ली कन्वर्टेड इनटू वर्क एंड वर्क इज ए व्हाट, वर्क इज a high grade energy. It is a total useful energy for us. So we can say work is fully converted into heat. हमने कल एग्जांपल भी देखे थे इसको समझने के लिए। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम कुछ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं, जैसे कि बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रही है। इनको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये क्या बोलता है फर्स्ट प्रॉब्लम, टू कंटेनर्स ए एंड बी फिटेड विद डिस्टेंस। दो कंटेनर है भाई। सॉल्यूशन वन, दो कंटेनर है। दिस इज वन कंटेनर, दिस इज ए सेकेंड कंटेनर। ठीक है, इनके पास क्या है, पिस्टन्स है, कंटेनिंग पिस्टन्स। मतलब एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होगी, कोई सिलेंडर है उसके अंदर पिस्टन्स है। ओके, पिस्टन्स। ओके, कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ आइडियल गैस। मतलब इसके अंदर क्या है फ्रेंड्स, आइडियल गैस है। इसके अंदर क्या है, आइडियल गैस है। उसकी अमाउंट कितनी है, इक्वल है। मतलब सेम अमाउंट ऑफ आइडियल गैस हमने दे दी। ओके, जिसकी गामा कितना है 1.4। गामा कितना है 1.4। सबसे पहली बात तो हमें क्या पता लग गया कि आइडियल गैस है। आइडियल गैस सुनते ही हमें क्या, हम खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो भी प्रोसेसेस पढ़ी हैं हमने वो सब कुछ यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और है 300 केल्विन। इसने बोल दिया कि इसका टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन है। इसका टेम्परेचर भी कितना है, 300 केल्विन है। ओके, इनिशियली टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन है। पिस्टन इज फ्री टू मूव। पिस्टन ए, दिस इज अवर ए, दिस इज अवर बी। ये क्या है, फ्रीली मूव कर सकता है। जब ये फ्रीली मूव करेगा तो कौन सी प्रोसेस फॉलो करेगा, विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट। यहां पर अगर किसी तरह की रुकावट ना हो, पिस्टन फ्रीली मूव करे। इट इज अ केस ऑफ व्हाट, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कौन सा केस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का केस है। ओके, अच्छा सेकंड में क्या बोल रहे हैं, सेकंड इज फिक्स। सेकंड क्या है, फिक्स है। यहां से स्टॉपर लगे हुए हैं, स्टॉपर लगे हुए हैं। सेकंड क्या है, फिक्स है। ओके, ये कौन सा केस बन गया, इट इज अ केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। चलिए आगे देखते हैं। सेम अमाउंट ऑफ इज गिवन टू ईच सिलेंडर। सेम अमाउंट ऑफ हीट, हमने बाहर से हीट दे दी क्यू, इसको भी क्यू दे दी, इसको भी क्यू दे दी। अब हीट किसके पास आ गई, क्या करेगा, हीट किसके पास आ गई, इसका एनर्जी लेवल बढ़ गया। ये ट्राई टू एक्सपैंड करे, एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा, लेकिन इस केस में तो ये फ्रीली एक्सपैंड कर पाएगा, लेकिन इस केस में फ्रीली एक्सपैंड नहीं कर पाएगा। मतलब इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर देगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर देगा और इंटरनल एनर्जी में सारी की सारी एनर्जी कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाएगी इसके पास। ठीक है फ्रेंड्स, अगली बात क्या बोलता है, इफ द राइजिंग टेम्परेचर ऑफ ए इज 30 केल्विन। यदि इस हीट को देने से इसका चेंजिंग टेम्परेचर, इसके अंदर चेंज कितना है टेम्परेचर के अंदर, शुरुआत में 300 केल्विन था, बाद में 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। मतलब बाद में कितना हो गया, T1 था 30 केल्विन, T2 कितना हो गया, कितना हो गया 330 केल्विन। ओके, चेंज कितना आ गया 30 केल्विन का। ठीक है जी, फाइंड राइजिंग टेम्परेचर ऑफ बी। तो बी के अंदर कितना टेम्परेचर राइज करा होगा। दोस्तों हम कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन, इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। हमको पता है जब गैस क्या है, आइडियल गैस है। गैस कौन सी है हमारे पास, आइडियल गैस है फ्रेंड्स। तो फॉर ए आइडियल गैस, यदि गैस आइडियल है, ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या थी, एक क्लोज सिस्टम है। इज इट ए क्लोज सिस्टम, यस दिस इज अवर सिस्टम, इट इज ए क्लोज सिस्टम। गैस आइडियल है और सिस्टम हमारा क्लोज है, और प्रोसेस कौन सी है, क्वासिस्टेटिक रिवर्सिबल है। क्वासिस्टेटिक रिवर्सिबल, यदि एक आइडियल गैस है
तो प्रोसेस कौन सी होगी, क्वासिस्टेटिक रिवर्सिबल होगी। तो क्या होगा फ्रेंड्स, हमें पता है क्या होगा इन केस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, हीट ट्रांसफर कितना हो जाएगा फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, एम सी पी डेल्टा टी। ये रहेगा हमारे हीट ट्रांसफर एक केस के लिए, इसके लिए, और इसके लिए हमारे हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, एम सी बी डेल्टा टी ऑफ बी डेल्टा टी ऑफ ए। अब नाउ इसने बोला है कि दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट दिया, मतलब ये दो इक्वेशंस मस्ट बी इक्वल, इक्वेशन 1 एंड 2 मस्ट बी इक्वल, दोनों को इक्वेट कर देंगे, हमें क्या मिलेगा, सी पी डेल्टा टी ए इज इक्वल टू सी बी डेल्टा टी बी। ठीक है, सीपी बाई सीवी क्या होता है, गामा, सीपी बाई सीवी इज गामा। ए का टेम्परेचर हमें गिवन है, कितना हो जाएगा, गामा कितना, 1.4 इंटू 30 इज इक्वल टू डेल्टा बी। तो कितना आया फ्रेंड्स, ये निकाल लो, कितना आ गया ये निकाल लो, नियरली कितना आएगा, 42 केल्विन। दिस इज अवर आंसर। तो एक बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम अप्रोच कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ना ही एग्जाम में मुश्किल आएंगे, बस क्या है आपको कंडीशंस याद रखनी है, कहां पे क्या अप्लाई करना है वो आपको पता होना चाहिए। अब दूसरा क्या बोलता है, वाटर ऑफ वॉल्यूम 2 लीटर, वाटर ऑफ वॉल्यूम 2 लीटर, वॉल्यूम है वाटर का 2 लीटर इन ए कंटेनर, एक ये है कंटेनर भाई, दिस इज ए कंटेनर, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, वाटर, इसका वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर है, ओके कोई बात नहीं। इज हीटेड विद ए कोयल ऑफ 1 किलोवाट एट 60 डिग्री सेल्सियस, इसको क्या कर रहे हैं हम, हीट कर रहे हैं, किसकी मदद से, कोयल की मदद से। ये कोई कोयल आ रही है, हीटर लगा लो यार, हीट कर रहे हैं हम, यहां से करंट आ रहा है, यहां से जा रहा है, ये क्या कर रहा है, एनर्जी दे रहा है। एनर्जी किस फॉर्म में आ रही है, यहाँ पर एनर्जी किस फॉर्म में आ रही है दोस्तों, वर्क की फॉर्म में आ रही है। हमने कितनी बार देखा, जब भी कोयल से एनर्जी आएगी इन द फॉर्म ऑफ वर्क आएगी, इन द फॉर्म ऑफ वर्क आएगी। चलो अब ये क्या करेगा, इस पानी का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर देगा, पानी का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर देगा, क्योंकि ये एनर्जी है, ये किसको दे देगा, पानी को दे देगा। पानी से एनर्जी का क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर देगा। चलो ठीक है, ये हमने देख लिया। बोलता है कि कोयल कितनी है, 1 किलोवाट, कोयल की पावर हमने कितनी, कोयल को 1 किलोवाट, ओके, और कोयल का टेम्परेचर कितना है, 60 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, टेम्परेचर ऑफ कोयल, दिस इज पावर ऑफ कोयल 1 किलोवाट, ओके। अब क्या बोलता है, द कंटेनर इज ओपन एट द टॉप, ये कंटेनर क्या ओपन है टॉप से, एनर्जी डिसिपेटेड एट इज बट 161 जूल पर सेकंड, यानी कि टैंक जो है ऊपर से ओपन है और एनर्जी लूज कर रही है, किस रेट से, क्या रेट है एनर्जी लूज का, 160 जूल पर सेकंड। इस रेट से एनर्जी जो है वो लूज कर रही है सराउंडिंग्स के अंदर, एटमोस्फेयर के अंदर। हाउ मच टाइम टेम्परेचर राइज फ्रॉम 27 टू 70 डिग्री सेल्सियस, कितना समय लगेगा कि टेम्परेचर बढ़ जाए इस टैंक के अंदर के पानी का 27 से 70 डिग्री सेल्सियस। तो इनिशियली 27 डिग्री सेल्सियस, बाद में 70 हो जाए, ओके। और हमें बोला है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 4.2 किलो जूल पर केजी केल्विन, ये हमें दे दिया। तो किस तरह का फ्रेंड इस क्वेश्चन को अप्रोच, हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, ओके। नाउ ये क्या एक प्रोसेस हो रही है, इट इज ए प्रोसेस, ओके। हमें पता है फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फॉर ए प्रोसेस क्या होता है, फॉर ए प्रोसेस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, डेल क्यू इज इक्वल टू du प्लस dw, दिस इज अवर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब यहां पर कोई पीडीवी वर्क हो रहा है, इज देयर एनी पीडीवी वर्क, नो हो रहा है, क्या हो रहा है, कोयल के थ्रू वर्क आ रहा है, कोयल वर्क हो रहा है, मतलब पीडीवी वर्क इज 0, और कोयल का वर्क कितना हो रहा है, बोला हुआ हमें 1 किलोवाट, इट इज इन किलोवाट, याद रखना दोस्तों, हमें सब चीजें किलोवाट में लेनी पड़ेगी, इट इज इन किलोवाट, ओके। और एनर्जी कितनी लूज कर रहा है यहां से, दिस इज अवर सिस्टम। अभी हमारा सिस्टम क्या है फ्रेंड्स, सिस्टम कौन सा हमारा, दिस वाटर इज अवर सिस्टम, दिस वाटर इज अवर सिस्टम। अब वाटर क्या कर रहा है, एनर्जी लूज कर रहा है, जब एनर्जी वाटर को हम मिलेगी, गेन करेगा, तो क्या होगा, हम क्या कौन सी साइन इन्फॉर्मेशन लेते हैं, पॉजिटिव। ये क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, तो क्या होगा, नेगेटिव, टेकन एज नेगेटिव, मतलब डेल क्यू की वैल्यू कितनी होगी, 160 जूल पर सेकेंड, ओके। अब डी यू क्या हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आया, उतना चेंज आया, कितना चेंज आया फ्रेंड्स, जितना टेम्परेचर राइज हुआ, मतलब इंटरनल एनर्जी को हम कैसे लिख सकते हैं, सी वी
T2 minus T1, दिस इज अवर इंटरनल एनर्जी, दिस इज अवर इंटरनल एनर्जी। साथ में क्या आएगा, एक मास भी आएगा, MCV T2 minus T1। ओके, प्लस प्लस ये क्या हो रहा है, वर्क डन, वर्क डन हो रहा है। लेकिन ये किसमें हो रहा है, सिस्टम को वर्क दिया जा रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, इट इज ऑल्सो टेकन एज नेगेटिव। इसको क्या लेंगे, नेगेटिव। कितना है ये, 1 किलोवाट, मतलब कितना हो गया, नेगेटिव माइनस 1000 जूल पर सेकेंड। ओके, नाउ अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है फ्रेंड्स। क्या निकालना है, टाइम निकालना है। सबसे पहले दिन को काउंटर बैलेंस करें, 1000 को हम इधर ले आए, 1000 में से 160 गया, कितना बचा, 960, 840 जूल पर सेकेंड। ओके, नाउ ये क्या हो गया, सीवी कितना दिया हुआ वाटर का, 4.2 किलो जूल दिया हुआ है, 4.2 किलो जूल मतलब 4200 इंटू T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा, 77 माइनस 27 कितना हुआ फ्रेंड्स, नियरली 50 हो गया भाई, 50 हो गया ये, ठीक है। और अपने को मास पता नहीं है, मास अपने को निकालना है, मास अपने को पता नहीं है, बाकी चीज अपने को दी है, लेकिन अपने को क्या हुआ, वॉल्यूम आपको मास निकाल देंगे तो यह क्या होगा, 840, दिस टर्म इज इन जूल, दिस टर्म इन जूल पर सेकेंड, मतलब 840 मल्टीप्लाई बाय सम टाइम टी मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 4200 इंटू 50, 4200 इंटू 50। फ्रॉम हेयर वी गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, फ्रॉम हेयर वी गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, टाइम। यहां से टाइम हम निकाल देंगे, वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। अच्छा, ये कैसे निकाल लेंगे हम, मास कैसे निकाल लेंगे, वॉल्यूम गिवन है लीटर में, मतलब कितना हो गया, 2 लीटर मीन्स वॉल्यूम इज 2/1000, ये किसमें हो गया, मीटर क्यूब में, ये किसमें हो गया, मीटर क्यूब में। अब मास क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू अपॉन आरटी, ये तो किसके लिए होता है, मास पीवी अपॉन आरटी, किस केस के लिए होता है, ये इक्वेशन हम कब लगाएंगे, आइडियल गैस के लिए। बेवकूफो, आइडियल गैस के लिए यहाँ पे ये थोड़े लगा देंगे, मैंने वो जान के लिखा था ताकि आप लोग हाँ ऐसे मास फाइंड आउट करूंगा। ये किसके लिए, आइडियल गैस के लिए है भाई। ये कौन सा फ्लूइड है, वाटर है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। क्या ये फार्मूला यहाँ लग जाएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो हमने ये फार्मूला लिखा क्यों, इसीलिए लिखा ताकि आप लोगों को ये बात पता लग जाए फ्रेंड्स, इसलिए ताकि आप लोगों को बात पता लग जाए। नाउ अब क्या करेंगे हम, हमें पता है क्या होता है, डेंसिटी कितनी है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है कितनी होती है, 1000। तो यहां से क्या निकाल लेंगे, मास ऑफ वाटर कितना आ गया फ्रेंड्स, वॉल्यूम कितना है, 2/1000 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर 1000, कैंसिल आउट, वी गेट 2 kg। तो क्या हो गया मास की वैल्यू दोस्तों, 2 kg मल्टीप्लाई बाय 2, 1 0 से 2 0, 1 0 से ये 1 0 उड़ा दी। अब यहां से उड़ाएंगे हम, 2 से कितना गया, 42, 42 से ये पूरा 42 उड़ गया, कितना बचा यहाँ, 1 2 3, और ये कितना बचा, कितना आया दोस्तों, कितना आया, 100 गुना 5, 500 सेकेंड्स। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी था, मैंने जान के पीवी अपॉन आरटी लिखा था ताकि आप लोग गलती करो। भाई ये गलतियां नहीं करनी है, ध्यान रखना है। ये कौन सा है अपने पास जो फ्लूइड, इट इज वाटर, इट इज इनकम्प्रेसिबल, तो पीवी अपॉन आरटी एप्लीकेबल ही नहीं है, इट इज ओनली फॉर आइडियल गैसेस फ्रेंड्स। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस 2 क्वेश्चंस। अच्छे क्वेश्चन है दोनों, आपने होप यू एंजॉय द क्वेश्चंस, आपको समझ आए होंगे। मेन बात तो क्या है, आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। नाउ राइट सम अनदर क्वेश्चंस। कल स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा था, हमने कल पढ़ा था अनस्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अनस्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हमने कल पढ़ी थी, तो आज क्यों ना उसके ऊपर एक क्वेश्चन करके देख लें। भाई अनस्टेडी फ्लो के ऊपर किस तरह की प्रॉब्लम्स बन सकती है, क्वेश्चन करके देखना जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि मैंने कहा था वो टाइप 3 प्रॉब्लम्स है, मतलब वो थोड़ी डिफिकल्ट वन में आती है। जिसको कल वाला लेक्चर अनस्टेडी समझ में आ गया वो तो इस क्वेश्चन को आराम से बना लेगा। अब जिसको समझ में नहीं आया फिर भी उसे समझ में आया तो इस क्वेश्चन को करेंगे तब उसको आ जाएगा। ओके, हाउ टू क्लोज द क्वेश्चन।
क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एक टाइनी होल डेवलप इन ए इवैक्यूएटेड रिजिड टैंक। एक टैंक है, क्या है, टैंक है, दिस इज ए टैंक, ब्यूटीफुल टैंक। टैंक क्या है, रिजिड है। रिजिड मतलब इसके अंदर किसी तरह के चेंजेस नहीं आएंगे, इसका वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, एक जब कड़क है, रिजिड है, ओके। एंड एयर फ्रॉम, रिजिड का मतलब हमें पता ही ऑलरेडी, मैकेनिक्स चल रही है हमारी, रिजिड का मतलब नहीं पता, डीली वहां रिजिड बॉडी से कर रहे हैं, जिसके भी डिफॉर्मेशन ना हो वही तो रिजिड होता है। चलिए आगे, एयर फ्रॉम आउटसाइड एट 21 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार लीक सी, क्या करता है, एक होल डेवलप हो जाता है। सपोज यहाँ पे छोटा सा होल, दिस इज व्हाट, ए स्मॉल टाइनी होल इज डेवलप्ड एट दिस पॉइंट एंड एयर एट 21 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार लीक्स इन। हवा क्या है, बाहर का टेम्परेचर कितना है, 21 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर कितना है, 1 बार, क्या कर जाती है, इसके अंदर लीक कर जाती है, एंटर कर जाती है, लीक्स कर जाती है, ओके। द प्रोसेस टेक्स प्लेस स्लोली इनफ दैट द टेम्परेचर ऑफ एयर इनसाइड द टैंक इज 21 डिग्री सेल्सियस। प्रोसेस क्या है, वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है, जिसकी वजह से इनसाइड का टेम्परेचर भी क्या बन जाए, 21 डिग्री सेल्सियस बन जाए। चेंज क्या है टेम्परेचर के अंदर, कोई चेंज नहीं आया। अब निकालना क्या, फाइंड अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग प्रोसेस, कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर करी होगी इसके अंदर, हमें ये निकालना है, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, कितनी हीट आई होगी ये निकालना है। तो कैसे करेंगे अप्रोच इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स, बताइए मुझे। सबसे पहले इट इज केस ऑफ अनस्टेडी, तो ये कंट्रोल वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ा देते हैं। कंट्रोल वॉल्यूम बढ़ाते ही होगा, सिस्टम हम किसको लेंगे, भाई टैंक के बारे में बात कर रहे हैं। दिक्कत क्या है, टैंक के साथ लीकेज है, टैंक में आई, हीट ट्रांसफर निकालना है, टैंक का निकालना है, तो कंट्रोल वॉल्यूम भी तो टैंक को ही लेंगे। We have choose the control volume to the tank because all things which can be find out like heat transfer, the air leaks into the tank. We have to find out the heat transfer that comes into the tank. So we take tank as our control volume. This is our control volume. Now, अब अपने को क्या पता है फ्रेंड्स, लगा दीजिए आपको फंडा। दो इक्वेशंस तो है भाई, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास, फॉर एन अनस्टेडी फ्लो क्या होता था, dm by dt of control volume is equal to what, d by dt of mass entering प्लस होता था, नहीं होता, माइनस d by dt of mass, इसको डिनोट करते हैं I से, एंट्रिंग, दिस इज डिनोटेड व्हाट, एग्जिट, ओके। नाउ व्हाट विल हैपन हियर, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। भाई कोई मास एयर एंटर तो कर रही है, क्या एयर बाहर निकल रही है, नहीं निकल रही है। कंट्रोल वॉल्यूम का इनसाइड तो है, एंट्रिंग तो है पॉइंट, लेकिन कोई एग्जिट पॉइंट नहीं है। एयर क्या हुई, लीक तो हुई है, लेकिन एग्जिट पॉइंट नहीं है, मतलब दिस इज जीरो, एग्जिट पॉइंट कोई नहीं है। तो दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। नाउ एनर्जी इक्वेशन क्या थी हमारी, dE by dt is equal to dE by dt is equal to m dot, what is dot क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, what is the dot represent, dot is representing rate of change of, मतलब d by dt is represented by dot, rate of change of mass of entering, मतलब I into h1 plus b1 square by 2 plus gz1, यही तो हम करते हैं, प्लस क्या करते हैं, Q1, प्लस क्या करते हैं, Q डॉट रिप्रेजेंटिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है, माइनस m डॉट 2 और एग्जिट, ये क्या हो जाता है, h2 प्लस v2 स्क्वायर बाय 2 प्लस gz2 माइनस w डॉट, ये क्या हमारी स्टेडी फ्लो अनस्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, दिस इज व्हाट, अनस्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये हमारा टैंक है, ये किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है या किसी हाइट के ऊपर ये रखा है, कुछ ऐसा बोला है क्वेश्चन में, नहीं बोल रहा है, तो हम मान लेंगे कि ये किसी डेटम पे ही है, ओके, और इसके पास कोई वेलोसिटी भी नहीं है। तो क्या करेंगे, हम नेग्लेक्ट कर देंगे कौन कौन सी टर्म्स, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जीज, हमने क्या कर दी, दोनों टर्म्स नेग्लेक्ट कर दी, ठीक है। अब क्या हुआ फ्रेंड्स, हीट ट्रांसफर तो हुई, हीट ट्रांसफर हमें निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, हीट ट्रांसफर कितनी हुई, ठीक है। और हीट ट्रांसफर होती कब है वैसे जनरली,
कब होती है हीट ट्रांसफर? जब कोई टेम्परेचर डिफरेंस हो, जब कोई टेम्परेचर डिफरेंस हो तभी तो हीट ट्रांसफर होता है। अभी तक तो हम यही पढ़ते आए हैं। तो इसमें सर हीट ट्रांसफर कैसे होगी भाई? इट इज अ केस ऑफ लाइक फ्री एक्सपेंशन। एयर को कहीं घुसने के लिए जगह मिलेगी तो क्या वो घुसेगी नहीं? क्या वो घुसेगी नहीं? इनिशियली इसका टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस थोड़ी था। इनिशियली तो इसका टेम्परेचर कितना था? 0। ये क्या था? खाली था, इवैक्यूएटेड था। इनिशियली खाली था। 21 डिग्री सेल्सियस की हवा इसके अंदर आई तो यहाँ भी 21 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ गया। तो मतलब इनिशियली ये जब खाली था उसके बाद एयर इसके अंदर एंटर करी तो कुछ हीट तो एयर लेके आई होगी। वही तो हीट हमें निकालनी है कि कितनी ट्रांसफर हुई इसके अंदर। होप यू गेटिंग माय पॉइंट। अब नहीं ना ये बताओ कोई वर्कडन यहाँ पे हो रहा है? किसी तरह का सिस्टम वर्क कर रहा है? दिस इज आवर कंट्रोल वॉल्यूम। कोई वर्क हो नहीं रहा। इट इज अ केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन के केस में क्या होता है? वर्कडन 0 होता है। ना तो कोई फील्डिंग वर्क है, अदर वर्क कुछ दिया ही नहीं हुआ भाई। कोई सर्किट, कोई अपना करंट नहीं लगे हुए, कोई हीटर नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब वर्कडन भी क्या हो गया? हमारा वर्क आउटपुट भी 0 हो गया। नाउ आप मुझे बताइए, एक बात और बताइए, अपने कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर एयर एंटर तो कर रही है लेकिन एग्जिट पॉइंट तो है नहीं, एग्जिट भी नहीं कर रही। मतलब क्या हो गया? एग्जिट एंथैल्पी भी 0 होगी। एग्जिट तो कुछ है नहीं किसी तरह का। तो क्वेश्चन निकल के क्या आ गई? जब काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी हमने 0 कर दी, मतलब सिस्टम कंट्रोल वॉल्यूम के पास क्या है? सिर्फ इंटरनल एनर्जी है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? du by dt। E consists of what? Internal energy, kinetic energy and potential energy. Both energies are neglected. Only what? Internal energy is there. Is equal to what? M dot 1 H1 plus Q dot. This is our equation for this question. क्या इक्वेशन बन गई? ये इक्वेशन बन गई इस क्वेश्चन के लिए। नाउ अब क्या करेंगे? हम इंटीग्रेट करेंगे। कैसे करेंगे? dt को उधर ले जाएंगे, इसको पूरे दो फुल फॉर्म में du by dt बराबर हो जाएगा dm1 by dt into h1 plus dq by dt cancel out. Now what can we do? How to solve that? Integrate from 1 to 2, from 1 to 2, from 1 to 2. 1 is what? 1 is what? 1 is what? When the cylinder is empty. 1 क्या होती है? इनिशियल स्टेट मीन्स एम्प्टी। जब क्या था? खाली था। 2 क्या होगी? फाइनल स्टेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो कर दीजिए। अब क्या हो गया? u2 माइनस u1 क्या आ गया? u2 माइनस u1। यहाँ पे क्या आ गया? m2 माइनस m1। ओके, साथ में क्या? h1 प्लस क्या है? क्या को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्या हुआ जाएगा? अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड इज क्या? या हम इसको क्या लिख सकते हैं? क्या 2 से 1, 2 से, मतलब दूसरी स्टेट से, इनिशियली से बाद में जो एनर्जी ट्रांसफर हुई है उसका वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब अपने को पता है इनिशियली क्या था? खाली था। लेकिन एनर्जी कुछ होगी? नहीं होगी। मास कुछ होगा? नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो अपने पास इक्वेशन निकल के क्या आ गई यहाँ से फ्रेंड्स? क्या इक्वेशन निकल के आ गई? u2 इज इक्वल टू व्हाट? m2 h2 प्लस क्या हीट ट्रांसफर। ये आ गया अपने पास निकल के इक्वेशन। नाउ अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले m2 निकाल देते हैं। m2 क्या होगा? सेकंड कंडीशन पे क्या हो जाएगा? इट इज अ केस ऑफ आइडियल गैस। गैस कौन सी है? एयर नहीं है। इट इज अ आइडियल गैस। वी कैन राइट P2 V2 अपॉन RT2, P2 V2 अपॉन RT2। अब प्रेशर अपने को बाद में दिया हुआ कितना? एक बार ही है। टेम्परेचर अपने को पता है 21 डिग्री सेल्सियस ही है। वॉल्यूम अपने को पता है कितना है? कितना है वॉल्यूम? दिया नहीं होगा कुछ। ओके, कोई बात नहीं, नहीं दिया तो। और आर अपने को पता है, T2 अपने को पता है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अब सोल्व कर देंगे। मास कैसे निकालेंगे हम? बताइए, मास कैसे निकालेंगे? बताइए, मास कैसे निकालेंगे? बताइए। वॉल्यूम हमें गिवन है यार, मैंने क्वेश्चन में लिखा नहीं है। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ टैंक गिवन है 0.5 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम हमें गिवन है, वॉल्यूम ऑफ टैंक। तो अपने पास सब कुछ दिया हुआ है, हम क्या मास की वैल्यू नहीं निकाल सकते? आराम से निकाल देंगे। मास की वैल्यू निकल गई। और U2 क्या होता है दोस्तों? U2 क्या होता है? CV इंटू T2। U2 is CV इंटू T2। और अपना H2 क्या होता है? CP इंटू T2।
भाई U2 भी निकल जाएगा यहाँ से, H2 भी निकल जाएगा, क्या हम क्या नहीं निकल सकते? सब कुछ तो गिवन है, सब कुछ तो दोस्तों गिवन है, सब कुछ तो निकल गया। दिक्कत क्या है? कुछ भी दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं है। अच्छा मुझे एक बात और बताइए, ये जो U2 है ये क्या है? पर यूनिट मास नहीं है। इसको पर यूनिट मास बनाने के लिए हम कैसे डिवाइड कर देंगे इसको? इसके साथ मास भी तो जोड़ेंगे ना हम। U2 कैसे फाइंड करेंगे? U2 इज इक्वल टू M2, मास यहाँ पर भी तो आ जाएगा, तो इक्वेशन निकल के क्या आ जाएगी हमारी? क्या वो कितना हो जाएगा? व्हाट? M2 कॉमन ब्रैकेट उधर चला गया, U2 माइनस H2। फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ क्या हो। एक ट्रांसफर हमारा निकल जाएगा। कितना आएगा? निकल के ट्रांसफर सॉल्व कर दोगे आप तो नियरली कितना आंसर कितना आएगा? 50 किलो जूल। कितना आएगा? 50 किलो जूल। और ये कितना आएगा? नेगेटिव। कितना आएगा? नेगेटिव। ये नेगेटिव क्यों आएगा? नेगेटिव क्यों आएगा ये बताइए मुझे। व्हाई इट इज नेगेटिव? नेगेटिव क्यों आएगा? नेगेटिव इसलिए आएगा फ्रेंड्स बिकॉज इनिशियली क्या था? सिस्टम खाली था, बाद में क्या हुई? हीट लीक हुई, सॉरी एयर लीक हुई। एयर लीक करने से क्या हुआ? इसको ट्रांसफर की गई एनर्जी, इसको एनर्जी ट्रांसफर की गई। तो एनर्जी ट्रांसफर करने की वजह से क्या हुआ? एनर्जी इसकी जो बाहर हमारी एटमॉस्फेयर सराउंडिंग है इससे एनर्जी क्या की गई है? ली गई है। एनर्जी इससे ली गई है और इसको दी गई है। तो इसकी वजह से क्या होगा? इसके पास क्या हो गया? एनर्जी का लॉस हो गया। तो इससे जब एनर्जी निकली तो क्या होगी? वो नेगेटिव लेगा। साइन कंडीशन हमने देखी है, इट इज नेगेटिव। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम अप्रोच करते हैं फ्रेंड्स। होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अच्छा क्या हम इस क्वेश्चन को कुछ और मेथड से भी कर सकते हैं? ये तो मैंने पूरा प्रोसीजर करके बताया, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी क्वेश्चन हो सकता है। व्हाट डू यू थिंक? बताइए मुझे। बताइए। बिल्कुल हो सकता है। आइए मैं बताता हूँ कैसे होगा। भाई अपना ये टैंक है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? लीक हो रहा है, छोटा सा होल है, ठीक है। अब मुझे बताइए, इट इज ए केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन और नॉट? यस, ये केस क्या है? फ्री एक्सपेंशन का केस है। और फ्री एक्सपेंशन के केस में क्या होगा? हीट लीक होगी अंदर की तरफ, ठीक है। तो इस हीट में के ऊपर कुछ वर्क तो हुआ होगा, इस हीट ने कुछ वर्क किया होगा। कौन सा? फ्लो वर्क। याद है फ्लो वर्क क्या होता है? फ्लो वर्क किया होगा। तो जितना एनर्जी वर्क के फॉर्म में अंदर आएगी, जितनी एनर्जी वर्क की फॉर्म में अंदर आएगी, उतनी ही एनर्जी तो हीट की फॉर्म में इसके अंदर रिजेक्ट हो जाएगी। उतनी ही एनर्जी तो हीट की फॉर्म में इसके अंदर रिजेक्ट हो जाएगी। फ्रॉम द फर्स्ट लॉ एनर्जी कैन बी कंजर्व्ड क्वांटिटी। एनर्जी क्या है? कंजर्वेशन क्वांटिटी है, कंजर्व्ड क्वांटिटी है। तो अब कितनी आई? फ्लो वर्क होता है, वर्क कितना हुआ? वर्क की फॉर्म में कितनी एंटर करी इसने? प्रेशर इनटू वॉल्यूम। डी कितना किया होगा? हमने 0.5 मीटर क्यूब। प्रेशर कितना है? 1 बार है, तो कितना हो गया? 5/10 इंटू 10⁵ कितना आ गया फ्रेंड्स? 50 किलो जूल। 50 किलो जूल। ये किसमें? वर्क की फॉर्म में आई। तो रिजेक्ट किसकी फॉर्म में आएगी? ये एनर्जी जो आई है यही तो इसका टेम्परेचर बढ़ाएगी। अंदर हीट की फॉर्म में जो एनर्जी वर्क की फॉर्म में आई, बाद में वो एनर्जी गई कहाँ? वो हीट की फॉर्म में रिजेक्ट हो जाएगी। हीट की फॉर्म में क्या हो जाएगी? रिजेक्ट। तो वी कैन टेक इट एज माइनस ऑफ W माइनस ऑफ 50 किलो जूल। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी अप्रोच कर सकते थे अगर आपको आपके बेसिक कंसेप्ट थोड़े स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसे भी इस क्वेश्चन को अप्रोच किया जा सकता है फ्रेंड्स। चलिए अब आगे बात करते हैं हमने कुछ प्रॉब्लम्स ले लिया आज। क्लोसियस आता है, क्लोसियस बोलता है भाई कैल्विन तू अकेला नहीं है, मैं भी तो हूं। कहता है मेरी स्टेटमेंट सुन। कैल्विन बोलता है भाई तू भी सुना दे, तू क्या कुछ नया कर देगा? क्लोसियस बोलता है मैं भी कुछ करूंगा। क्लोसियस बोलता है, इसने क्या स्टेटमेंट दी? इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस। It is impossible to construct a device that transfer heat from low temperature to high temperature without any external aid। किसी एक्सटर्नल सोर्स की मदद किए बिना तुम लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक एनर्जी का ट्रांसफर, हीट का ट्रांसफर, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट का ट्रांसफर आप नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू दी क्या बोलता है क्लोसियस?
कह रहा भाई ये तुम्हारा सिंक है, कोई लोअर टेम्परेचर है, लेट अस से टी लोअर, ठीक है, दिस इज व्हाट टी हायर, दिस इज टी हायर। तो ये बोलता है यहां से तुमने अगर एनर्जी ऊपर पहुंचानी है हाई टेम्परेचर के ऊपर, तो विदाउट एनी एक्सटर्नल एड, कुछ एक्सटर्नल वर्क दिए बिना, कुछ काम किए बिना तुम सीधी लोअर से हायर एनर्जी नहीं पहुंचा सकते। बिल्कुल सही कहा इसने, कुछ गलत थोड़ी कहा। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस which can transfer the energy in the form of heat from lower temperature to higher temperature without any external agency or aid। किसी एक्सटर्नल एजेंसी की मदद के बिना। एक्सटर्नल एजेंसी कौन सी होगी यहाँ पे भाई, जब इसको हम वर्क इनपुट देंगे तभी तो ये रेफ्रिजरेटर इसको ऊपर उठाएगा, यहाँ से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे रिजेक्ट करेगा, तभी तो करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये स्टेटमेंट दे दी क्लोसिस ने क्या दे दी, ये स्टेटमेंट दे दी, ठीक है। और उसने बोला कि किस इम्पॉसिबल है, ये क्या है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ऐसा डिवाइस बनाना, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबल क्या है, पॉसिबल क्या है फ्रेंड्स, पॉसिबल तो ये केस है टी हायर है, इसको क्या मिल रही है, क्या वो मिल रही है हीट, और दिस इज आवर रेफ्रिजरेटर, दिस इज आवर टी लोअर, यहाँ से क्या हुआ, क्या वो लोअर उठाया, यहाँ पे क्या हुआ, क्या वो हायर मिल रहा है, और कुछ वर्क इनपुट हमें इसको देना पड़ रहा है। दिस इज द केस विच इज पॉसिबल, ये केस क्या है, पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो इस केस के हिसाब से क्या हो सकता है, अगर ये पॉसिबल हो तो इसके हिसाब से क्या है, सीओपी कितनी हो जाएगी इसकी, क्या वो जो हमने निकाला है डिवाइड बाय 0, भाई वर्क इनपुट की तो सीओपी का हमने देखा इनफाइनाइट, कोई ऐसा कोई सिस्टम है नहीं जिसके पास इनफाइनाइट सीओपी, और इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है फ्रेंड्स। ये बोल दिया क्लोसिस ने, क्लोसिस ने हमें बोल दिया, बहुत अच्छी बात बोली, हमें समझ में आया कि हाँ बिल्कुल ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे हो जाएगा ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी क्लोसिस डेफिनेशन, लिख लो आप इसको। क्लोसिस ने क्या बोला, इट इज इम्पॉसिबल to construct a device it is impossible to construct a device which transfer energy in form of heat from low temperature to high temperature without any external aid or device, ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल एड और डिवाइस। तो ये बोल दिया हमें क्लोसिस ने, चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छा बोला। तो हमें पता लग गया कि दो स्टेटमेंट है सेकंड लॉ के अंदर, एक तो केल्विन स्टेटमेंट, एक होगी क्लोसिस स्टेटमेंट। व्हाट हैपन, इन दोनों को बोला जाता है पैरेलल स्टेटमेंट्स। क्या बोला जाता है, पैरेलल स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ। इट इज आल्सो कॉल्ड पैरेलल स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ। व्हाई इट इज कॉल्ड पैरेलल स्टेटमेंट, इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर हम एक को वॉयलेट करने की कोशिश करेंगे, अगर बोलते हैं कि एक केस पॉसिबल है, तो दूसरी कंडीशन अपने आप वॉयलेट हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी, अपने आप वॉयलेट हो जाएगी। कैसे, आइए देखते हैं। वायलेशन ऑफ केल्विन स्टेटमेंट लीड्स टू वायलेशन ऑफ क्लोसिस स्टेटमेंट इटसेल्फ। यदि हम एक को वॉयलेट करने की कोशिश करेंगे तो दूसरी क्या बोलेगी, मैं तो अपने आप हो जाऊंगी। मैंने कहा ऐसे कैसे हो जाएगी, तो देख लेते हैं। तो our next topic is equivalence of second law of thermodynamics। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, केल्विन को वॉयलेट करने की कोशिश करते हैं। सपोज दिस इज ए हायर टेम्परेचर रिजर्वायर, ये क्या एक हायर टेम्परेचर रिजर्वायर है, TH हायर टेम्परेचर रिजर्वायर है। यहां से क्या कर रहे हैं हम, इस इंजन के अंदर, दिस इज अवर हीट इंजन। हीट इंजन पता होते हैं क्या है, कल बहुत बड़ा डिस्कशन किया था अपन, ठीक ने। तो यहां से क्या कर रहा है, ये क्या अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है, यहां से इस हीट को दी जा रही है, और ये W इनपुट हमें, वर्क आउटपुट W आउटपुट हमें दे रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया, और केल्विन स्टेटमेंट की क्या हो गई, वायलेशन होगी। केल्विन ने क्या बोला है कि ऐसा कोई डिवाइस पॉसिबल ही नहीं है जो फुली कन्वर्ट करे। इसके क्या होगा, एफिशिएंसी होगी, क्या होगा, क्या 100% एफिशिएंसी। इज इट पॉसिबल, नो। हमने कहा कि मान लेते हैं ऐसा पॉसिबल है, मान लेते हैं ऐसा पॉसिबल है। तो सेकंड क्या कंडीशन क्या होगी हमारी,
क्लोसियस को भी बढ़ा देते हैं। टी लोअर, दिस इज ओके। यहां से क्या निकल रहा है, क्या हुआ, एनर्जी निकल रही है यहां से, क्या हुआ, ओके। तो यहां पे जा क्या रही है, क्या एनर्जी जा रही है, ठीक है। तो इसको क्या है, हमें वर्क इनपुट देना पड़ेगा, वर्क इनपुट कुछ देना पड़ेगा, कुछ वर्क इनपुट देना पड़ेगा। अब हुआ क्या, इसको ध्यान से देखो, अब हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहां से इस रिजर्वायर के अंदर से हम कुछ क्या एनर्जी निकाल रहे हैं और डब्ल्यू आउटपुट निकल रहा है, ठीक है। और इस रेफ्रिजरेटर को क्या चाहिए, ये क्या होगी, क्लोजर स्टेटमेंट होगी, जो कि वैलिड है कि कुछ इनपुट चाहिए लोअर से हायर को एनर्जी को पहुंचाने के लिए, लोअर से हायर एनर्जी को पहुंचाने के लिए कुछ इनपुट हमें चाहिए, वर्क इनपुट, ओके, इट इज वैलिड, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, क्यों ना जो यहां से वर्क निकल रहा है वो हमने किसको दे दिया, रेफ्रिजरेटर को, कि इसी वर्क से तू चला भाई, क्या इसी वर्क से तू चला भाई अपना रेफ्रिजरेटर, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है जी। अब देखो ध्यान से, हो क्या रहा है कि क्या वो अमाउंट ऑफ एनर्जी ये यहां से निकाल रहा है जो हीट इंजन को जा रही है, और क्या वो अमाउंट ऑफ एनर्जी किसको मिल रही है, इस रिजर्वायर को दोबारा मिल रही है। तो रिजर्वायर के अंदर कोई चेंज है, नेट चेंज इन रिजर्वायर इज जीरो, कोई चेंज आया नहीं रिजर्वायर के अंदर। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम क्या करें, स्प्लिट कर दे, क्या करते हैं, स्प्लिट कर दे, इस रिजर्वायर को ही खत्म कर दें भाई। जितनी एनर्जी रिजर्वायर से ली जा रही है उतनी रिजर्वायर को दे रहे हैं, तो जरूरत ही क्या है रिजर्वायर की, इस एनर्जी को डायरेक्टली मैं यहां क्यों ना दे दूं, इस एनर्जी को मैं डायरेक्टली इस हीट इंजन को ही क्यों ना दे दूं, इंजन को ही क्यों ना दे दूं, वो थोड़ी है चलेगा। नाउ व्हाट हैपन, हुआ क्या, हो क्या गया, ये इट इज ए वायलेशन ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट, क्या हो गया, क्लॉसियस की जो स्टेटमेंट थी उसका वायलेशन हो गया। कैसे हो गया सर जी, अरे भाई ऐसे हो गया कि ये जो हीट आ रही है, जो हम इसको डब्ल्यू इनपुट दे रहे हैं, ये किसके बराबर है, इस डब्ल्यू के ही तो बराबर है, इस डब्ल्यू के ही तो बराबर है, जो यहां से हमें मिल रहा है उसी के तो बराबर है। तो इसी अमाउंट की एनर्जी को हम दे रहे हैं और इसी को निकाल रहे हैं, इसी को दे रहे हैं और इसी को निकाल रहे हैं। मींस यहां पर क्या हुआ, कुछ भी डब्ल्यू इनपुट हमें देना नहीं पड़ा, क्योंकि डब्ल्यू इनपुट क्या है, इट इज मस्ट बी इक्वल टू क्या, मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, क्या, मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, क्या। तो यहां पर क्या होगा, क्या प्लस क्या हुआ, तो एनर्जी जो है ये नीचे से ऊपर ऐसे ही ट्रांसफर हो रही है, क्योंकि ये तो यूं का ही फुली यूज हो रहा है यहाँ पे। तो इट इज क्लोसियस का वायलेशन हो गया, क्या हो गया, क्लोसियस का वायलेशन हो गया। अगर हम सिमिलरली हमने देखा कि हमने केल्विन को छेड़ा, क्लोसियस बुरा मान गया, उसने भी क्या कर दिया, वायलेशन कर दिया। अगर हम क्लोसियस को छेड़े, क्या केल्विन भी बुरा मानेगा, इसको भी देख लेते हैं। दिस इज रिजर्वायर, पहले क्लोसियस को लिख लेते हैं, दिस इज क्लोसियस रेफ्रिजरेटर, दिस इज अवर लोअर टेम्परेचर TL, दिस इज ए हायर टेम्परेचर T हाई। अब बोलते हैं कि विदाउट एक्सटर्नल वर्क दिए इसको हमने क्या करा, ट्रांसफर हो रही है एनर्जी, बहुत अच्छी बात है भाई, हो रही है, तो कोई भी हमने वर्क नहीं दिया, एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ अब क्या करेंगे, हम इस तरफ बनाएंगे कि इंजन, हीट इंजन, दिस इज अवर लोअर टेम्परेचर से TL, ये क्या हो रहा है, डब्ल्यू आउटपुट हमें दे रहा है, वर्क आउटपुट हमें दे रहा है, क्या दे रहा है, वर्क आउटपुट हमें दे रहा है। ये भी क्या वो अमाउंट, सेम अमाउंट ऑफ हीट ले रहा है, हायर टेम्परेचर एनर्जी से सेम अमाउंट ऑफ हीट की ले रहा है, और यहाँ पर ये क्या हुआ, रिजेक्ट कर रहा है कुछ एनर्जी, ठीक है, क्या हुआ, कुछ रिजेक्ट कर रहा है एनर्जी। अब हम क्या करें, हमने क्या करा, वायलेशन ऑफ क्लोसियस, क्लोसियस को वायलेट कर दिया, व्हाट विल हैपन विद द केल्विन, केल्विन के साथ क्या होगा, आइए देखते हैं। तो अब होगा क्या भाई, इसमें भी सेम कंडीशन बढ़ रही है कि जितनी अमाउंट हम इसको दे रहे हैं उतनी अमाउंट हम यहां से निकाल रहे हैं, तो क्यों ना हम इसको ही खत्म कर दें और इस एनर्जी को डायरेक्टली हम क्या करें, इसको देना शुरू कर दें, इंजन को देना शुरू कर दें, ताकि वो वर्क आउटपुट निकाल दे। इसको डायरेक्टली अगर हम इंजन को देना शुरू कर दें ताकि वो वर्क आउटपुट निकाल दे, इज इट अ वायलेशन ऑफ केल्विन और नॉट, क्या हुआ, ये केल्विन के साथ वायलेशन हुआ या नहीं, केल्विन का लॉ वायलेट हुआ या नहीं, बिल्कुल हो गया। अब भाई कैसे हो गया, अभी जी देखिए तो सही, क्या वो अमाउंट ऑफ एनर्जी डायरेक्टली हमने किसको दे दी, इंजन को दे दी, इंजन ने क्या किया, डब्ल्यू आउटपुट निकाल दिया, डब्ल्यू आउटपुट निकाल दिया। अब इंजन डब्ल्यू आउटपुट तब निकालेगा, अब केल्विन की स्टेटमेंट क्या थी कि एक सिंगल रिजर्वायर के थ्रू ऐसा काम नहीं होना चाहिए, दिस इज ए सिंगल रिजर्वायर,
दोनों के दोनों एक ही तो रिजर्वायर पे सेम टेम्परेचर के ऊपर रिजेक्ट कर रहे हैं। जब सेम टेम्परेचर के ऊपर दोनों के दोनों रिजेक्ट कर रहे हैं तो थ्रू सिंगल रिजर्वायर क्या है, केल्विन के हिसाब से ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं। इसका मतलब ये है केल्विन की वॉलेट होगी। समझ गए दोस्तों? तो केल्विन, तो इसलिए हम इन दोनों को क्या बोलते थे, पैरेलल स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ। ये दोनों क्या है, पैरेलल स्टेटमेंट्स है। दोनों के साथ अगर एक के साथ भी छेड़खानी करेंगे तो दूसरी बुरा मान जाएगी, उसके साथ छेड़खानी अपने आप हो जाएगी। तो वॉयलेशन ऑफ एनी स्टेटमेंट वेदर इट इज केल्विन और क्लॉसियस, द वॉयलेशन ऑफ सेकंड स्टेटमेंट इज ऑलरेडी टेक प्लेस। नाउ अब बात कर लेते हैं हम। अब मुझे एक बच्चा पूछता है, मुझे बोलता है सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट। मैंने क्या, बोलो क्या? बोलता है सर द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज नॉट 100%। हमें पता है किसी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। अभी हमने बात की थी केल्विन का वॉल्यूशन हो जाएगा। तो व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी? तो मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी कितनी हो सकती है सर? मैंने कहा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले आपका ना कुछ थोड़ा सा चीजें समझनी पड़ेगी। बच्चा बोलता है सर मुझे समझाओ। मैंने कहा बिल्कुल समझाएंगे। तो आपको पता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है फ्रेंड्स? व्हाट इज रिवर्सिबल प्रोसेस? रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जो कि रिटर्न बैक कर जाए अपनी फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट पर। कैसे? विदाउट सीइंग एनी ट्रेस, कुछ भी ट्रेस छोड़े, यूं की यूं जिस तरह वो गई ऐसे ही वो वापस आ गई, किसी को पता भी नहीं चला। उसको बोल देते हैं हम क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है। और इरिवर्सिबल क्या होगी भाई? जो फॉलो नहीं कर पाएगी, वापसी नहीं आ पाएगी, उसको क्या बोल देंगे हम? इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक्चुअली में नेचर में कौन सी प्रोसेस अवेलेबल है? इरिवर्सिबल प्रोसेस। सभी प्रोसेसेस क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये क्या है? इट इज आइडियलाइज्ड वन। ये क्या है? आइडियलाइज्ड प्रोसेस है। इट इज आइडियलाइज्ड वन। तो व्हाई वी इंटरेस्टेड इन रिवर्सिबल प्रोसेस? बिल्कुल शुरुआत में हमने जब शुरू करी थी थर्मोडायनेमिक्स तो मैंने ये अच्छे से समझाया था हम इसके लिए क्यों इंटरेस्टेड है। क्यों? दो रीजन थे। पहला, एक तो इसकी स्टडी करना आसान है, स्टडी टू एनालाइज। एक तो इसकी स्टडी करना आसान है। दूसरा, जब प्रोसेस रिवर्सिबल होगी तो हमें क्या मिलता है? मैक्सिमम आउटपुट मिलता है इन केस ऑफ इंजन के केस में अगर हीट इंजन की बात करें तो मैक्सिमम आउटपुट किस में मिलता है? रिवर्सिबल प्रोसेस में मिलता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस हमारे लिए क्या हो गई? आदर्श हो गई। आदर्श मतलब हम हर प्रोसेस को अगर कंपैरिजन करना चाहें तो किससे करेंगे? हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस से ही करेंगे। तो ठीक है सर, हमने देख लिया रिवर्सिबल। अब एक टर्म्स होती है भाई, इंटरनली रिवर्सिबल और एक्सटर्नली रिवर्सिबल। वो क्या होती है? सपोज दिस इज ए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, दिस इज आवर सिस्टम। अब क्या होगा? इंटरनली रिवर्सिबल कब होगा? जब सिस्टम के अंदर अगर किसी तरह का चेंज आए और वो रिटर्न बैक कर जाए, सिस्टम के अंदर किसी तरह का चेंज आया और वो रिटर्न बैक कर जाए तो हम बोल देते हैं उसको इंटरनली रिवर्सिबल। और एक्सटर्नली कौन सी होती है? जो भाई बाहर से, अब पिस्टन ऊपर मूव करा, उसके बाद अपने रिटर्न स्टेट आने के लिए नीचे मूव करेगा, उससे इस सराउंडिंग को किसी तरह कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी ट्रेस इसका नहीं मिलना चाहिए, उसको हम बोल देते हैं एक्सटर्नली रिवर्सिबल। तो टोटली तो फुल्ली रिवर्सिबल कौन सी होती है? जो बोथ एक्सटर्नली और इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस होती है वो होती है फुल्ली रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या कोई फुल्ली रिवर्सिबल प्रोसेस है? एक्चुअल में नहीं है। देयर इज नो रिवर्सिबल थिंग, कुछ भी रिवर्सिबल नहीं है, हर चीज क्या है? इरिवर्सिबल है। ऑल थिंग्स आर इरिवर्सिबल, ऑल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल। देन व्हाट कैन वी डू? हाउ टू वी कैलकुलेट द रिवर्सिबल? कंपैरिजन तो हम तभी कर पाएंगे जब हम रिवर्सिबल को निकाल पाए। तो उस समय क्या हुआ? कार्नोट आया। कार्नोट कौन? सादी कार्नोट। 1824 में उसने हीरो की तरह एंट्री ली और क्या करा? कह रहा मैंने एक आइडियलाइज्ड इंजन बनाया है। मैंने क्या बनाया? आइडियलाइज्ड इंजन बनाया है जो फॉलो करेगा रिवर्सिबल प्रोसेस को। हमने कहा हमें रिवर्सिबल प्रोसेस तो आज तक मिली नहीं, तूने कैसे बना दिया? वो कहता है मैंने कुछ अजम्पशंस लिए हैं, उस अजम्पशंस को लेके मैंने एक हीट इंजन बना दिया जो कि आइडियल साइकिल पे फॉलो करेगा, जिसकी प्रोसेस सारी की सारी क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो अब एंट्री हो गई किसकी? कार्नोट की।
यहां से एंट्री हो जाती है किसकी, कार्नोट की। कार्नोट ने क्या कहा, साइकिल दे दी, कार्नोट साइकिल, जिसको हम बोल देते हैं कार्नोट साइकिल। बोथ रिवर कार्नोट साइकिल इज व्हाट, बोथ रिवर्सिबल, इट इज ए फुल्ली रिवर्सिबल साइकिल। मीन्स सारी प्रोसेसेस क्या है, फुल्ली रिवर्सिबल है, बोथ इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली, बोथ इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। कैसे दिखाते हैं इसको, इसका पीवी डायग्राम क्या है, पीवी डायग्राम, साइकिल है मतलब क्लोज होगी, कैसे दिखाएंगे इसका पीवी डायग्राम, कैसे बनेगा बताइए, कुछ इस तरह से। कुछ ऐसे, थोड़ा सा गलत हो गया। ओके, 1 2 3 4, इट इज फॉर व्हाट, इट इज वर्क फॉर व्हाट, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस के लिए हमने बनाया। सिमिलरली किसके लिए बनेगा, जब एरो चेंज कर देंगे, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस मतलब रेफ्रिजरेटर्स के केस में रिवर्स कार्नोट साइकिल बोल देंगे उसको, इट इज कार्नोट साइकिल। तो हुआ क्या, कार्नोट साइकिल के अंदर क्या है, प्रोसेस 1 to 2, 1 to 2 क्या है, 1 से 2 प्रोसेस क्या हो रही है दोस्तों, एडियाबैटिक, आइसेंट्रोपिक, एडियाबैटिक प्रोसेस, या फिर क्वासिस्टेटिक बोल सकते हैं। और 2 से 3 क्या है, अब 1 से 2 में क्या है, कंप्रेशन हो रही है, कंप्रेशन प्रोसेस। 2 से 3 में क्या हो रहा है, आइसोथर्मल हीट एडिशन, हीट एडिशन। आइसोथर्मली क्या हो रही है, हीट ऐड हो रही है, यहां से आइसोथर्मली हीट क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, दिस इज रिजेक्शन, दिस इज एडिशन। ओके फ्रेंड्स, नाउ 3C1 में क्या हुआ, 3C1 में क्या हुआ, आइसेंट्रोपिक, एडियाबैटिक, व्हाट, एक्सपेंशन, एक्सपेंड हो गया। और 4C1 में क्या हुआ, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन। अच्छा, आइसेंट्रोपिक क्या होती है, व्हाट इज आइसेंट्रोपिक, एक प्रोसेस को आइसेंट्रोपिक हम कब बोलेंगे, जब प्रोसेस रिवर्सिबल। आइसेंट्रोपिक मींस किसी भी तरह का एक्सटर्नल थिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, किसी भी तरह का एक्सटर्नल थिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। हम बात करेंगे इसके बारे में, एंट्रोपी के बारे में, जब मैं एंट्रोपिक बताऊंगा आपको क्या होती है, एंट्रोपी को समझाऊंगा तो हम बात करेंगे इसके बारे में। ओके, तो फिलहाल समझ लीजिए एंट्रोपी कुछ होती है प्रोसेस। ओके, तो ये क्या हुआ, कार्नोट ने अपनी साइकिल दे दी, बोलता है जो इस साइकिल पे एफिशिएंसी फाइंड आउट मैं करूंगा वो क्या होगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी, बिकॉज कार्नोट की सभी साइकिल क्या है, रिवर्सिबल साइकिल है। और हमें पता है कि रिवर्सिबल साइकिल से, रिवर्सिबल प्रोसेस से बड़ी प्रोसेस कोई होते नहीं भी। रिवर्सिबल प्रोसेस इज व्हाट, रिवर्सिबल प्रोसेस इज व्हाट, दैट प्रोसेस वेयर वी गेट मैक्सिमम वर्क आउटपुट। अगर वर्क आउटपुट मैक्सिमम है मतलब जो हीट इंजन रिवर्सिबल प्रोसेस फॉलो करेगा वो हीट इंजन मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें देगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें देगा। तो चलिए हमने इतना सीख लिया फ्रेंड्स। अब क्या करते हैं, कार्नोट ने कहा, कहते हैं यार मैं ना कुछ प्रिंसिपल्स दे रहा हूं और वो प्रिंसिपल्स फॉलो करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। कार्नोट ने कुछ प्रिंसिपल दे दिए। कौन कौन से प्रिंसिपल दिए हैं, कार्नोट ने कौन कौन से प्रिंसिपल दे दिए, पहला प्रिंसिपल कार्नोट ने दिया कि the efficiency of irreversible cycle, the efficiency of irreversible cycle is what, irreversible cycle का जो engine is never more than reversible engine। कार्नोट ने बोला कि एफिशिएंसी रिवर्सिबल इंजन की कभी ज्यादा नहीं हो सकती, किससे, रिवर्सिबल इंजन से। क्यों बोला, क्योंकि रिवर्सिबल इंजन के लिए के अंदर सभी प्रोसेसेस क्या रिवर्सिबल है, वी नो सभी प्रोसेसेस रिवर्सिबल है, तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम वर्क आउटपुट मिलेगा एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल के, एक्चुअली इरिवर्सिबिलिटी के कारण क्या होते हैं, किसके कारण इरिवर्सिबिलिटी होती है सिस्टम के अंदर, क्यों होती है इरिवर्सिबिलिटी। सबसे बड़ा रीजन क्या है दोस्तों, बचपन से सुनते हैं, सब जानते हैं, क्या है, फ्रिक्शन इज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर इरिवर्सिबिलिटी। दूसरा, फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस,
टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से इरिवर्सिबिलिटी होती है। मिक्सिंग ऑफ टू फ्लूइड इज अ केस ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, वहां भी इरिवर्सिबिलिटी होती है। तो ये सारे केस क्या है, इरिवर्सिबिलिटीज के केस है। ठीक है, तो अब इसको कैसे प्रूव करें? अगर हमें प्रूव करना हो कि इरिवर्सिबल इंजन की जो एफिशिएंसी है वो कम होती है रिवर्सिबल से, तो कैसे प्रूव करें? हम अपोजिट लेके चलते हैं, मान लेते हैं कि नहीं भाई, हम कहते हैं नहीं, इरिवर्सिबल की एफिशिएंसी क्या है, ज्यादा है रिवर्सिबल के केस से। तो क्या होगा? सपोज दिस इज अवर सोर्स टी हायर, दिस इज अवर सिंक टी लोअर। यहां पे क्या हुआ, एक इंजन चलाया, दिस इज इंजन, दिस इज व्हाट, इरिवर्सिबल। ये क्या है, इंजन क्या है, इरिवर्सिबल। एक और इंजन आया, दिस इज व्हाट, रिवर्सिबल इंजन। ये क्या है, रिवर्सिबल इंजन है। दोनों को क्या हुआ, सेम अमाउंट ऑफ हीट मिली, क्या हो, सेम अमाउंट ऑफ हीट मिली, क्या हो। इसने क्या किया, W इरिवर्सिबल वर्क दे दिया, और इसने क्या किया, रिजेक्ट कर दी कुछ हीट, क्या हुआ, इसने क्या किया, व्हाट, इसने क्या किया, कुछ W रिवर्सिबल वर्क दिया और रिजेक्ट कर दी, क्या हो, R हीट। हीट कितनी रिजेक्ट कर दी, क्या हुआ, डैश, कुछ हीट रिजेक्ट कर दी। यदि हमने बोला कि रिवर्सिबल की एफिशिएंसी ज्यादा है रिवर्सिबल से, इसका मतलब एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। क्या होती है एफिशिएंसी, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। वर्क डन ऑफ इरिवर्सिबल मस्ट बी ग्रेटर देन अपॉन हीट सप्लाइड, क्या हुआ, अपॉन W ऑफ रिवर्सिबल अपॉन क्या हुआ। लेकिन दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट मिली है, इसका मतलब क्या है कि वर्क डन जो निकलेगा रिवर्सिबल से वो ज्यादा होगा, किससे, रिवर्सिबल के कंपैरिजन में, रिवर्सिबल के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं, सपोज अगर इसका वर्क डन जो इरिवर्सिबल से निकला है वो ज्यादा है रिवर्सिबल के कंपैरिजन में, रिवर्सिबल के कंपैरिजन में। अब इट इज ए रिवर्सिबल, ये क्या है, रिवर्सिबल है। हम क्या कर सकते हैं, इसको रिवर्स भी कर सकते हैं इंजन को, भाई कोई इफेक्ट तो होगा ही नहीं। अगर वापस हम बोल दें कि तूने जितनी हीट ली है उतनी हीट वापस दे दे, एज ए रेफ्रिजरेटर तू काम कर, तो अपने आप को रिवर्स कर ले, कर लेगा, कहेगा क्यों नहीं कर लूंगा, मैं बिल्कुल कर लूंगा, मैं क्या अमाउंट की वापसी देनी शुरू कर दूंगा, क्या अमाउंट की वापसी देनी शुरू कर दूंगा। अगर मुझे जितना ही वर्क तुम लोग दे दोगे, जितना वर्क मैंने निकाला था, जितना वर्क मैंने निकाला था। इसने कितना वर्क निकाला था, W रिवर्सिबल निकाला था, कितना वर्क निकाला था, W रिवर्सिबल निकाला था। अब अपने को पता है क्या कि W रिवर्सिबल कम है W रिवर्सिबल से, W रिवर्सिबल कम है W रिवर्सिबल से। तो हमने कहा कि तेरे पास तो ज्यादा वर्क है, तो डायरेक्ट इसको क्यों नहीं दे देता। उसने कहा मैं दे देता हूं रिवर्सिबल ने, इसने डायरेक्ट इसको वर्क दे दिया, तो कुछ वर्क नेट बाहर भी निकलेगा, बिकॉज W रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन W रिवर्सिबल। W नेट क्या होगा, W ऑफ इरिवर्सिबल माइनस W ऑफ रिवर्सिबल। कुछ वर्क जो है आउटपुट निकलेगा W नेट। ठीक है जी, तो अब क्या हुआ, इसने इसको वर्क दे दिया, ये ऊपर चलना शुरू हुआ। अब व्हाट विल हैपन, अब क्या करें हम, अब यहां से क्याऊ से TS से कुछ क्याऊ हीट अगर निकल रही है और यहां से क्याऊ हीट ही जा रही है, तो हमें इस रिजर्वायर की नीड क्या है, इस रिजर्वायर का तो यूज ही कुछ नहीं है। बस जितनी अमाउंट हम इसे दे रहे हैं हीट की, उतनी अमाउंट इससे निकाल रहे हैं, तो हम क्यों ना इसको डायरेक्ट कर लें, क्यों ना इसको डायरेक्ट कर लें, क्यों ना इसको डायरेक्ट कर लें कि भाई जो हीट इस इंजन से निकल रही है वही हीट हम किसको सप्लाई कर दें, इरिवर्सिबल इंजन को सप्लाई कर दें। जो हीट इस रिवर्सिबल से निकल रही है उसी को हम क्या कर दें, इरिवर्सिबल को सप्लाई कर दें। तो अब क्या हो गया, क्या कर दिया हमने फ्रेंड्स, क्या कर दिया हमने, इट इज अ वायलेशन ऑफ केल्विन और नॉट। केल्विन की वायलेशन हो गई या नहीं, क्या हो गई, केल्विन की वायलेशन हो गई या नहीं, बिल्कुल हो गई, बिल्कुल हो गई, क्योंकि एक सिंगल रिजर्वायर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, पूरी प्रोसेस कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये क्या हो गया, वायलेशन VIOLATION ऑफ केल्विन स्टेटमेंट, केल्विन की क्या हो गई, स्टेटमेंट की वायलेशन हो गई। इसका मतलब क्या है कि हमारी अजम्पशन जो हमने ली थी वो क्या है, रॉन्ग है। तो केस कौन सा पॉसिबल है, एक ही केस पॉसिबल है कि एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल। तो इस तरह से हमने इसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। ये स्टेटमेंट क्या है, प्रूव्ड है, सही है। ये स्टेटमेंट क्या है, प्रूव्ड है और सही है। ऐसे ही इसने क्या बोला, कार्नोट ने एक दूसरी स्टेटमेंट भी दी। क्या स्टेटमेंट दी, कार्नोट बोलता है कि
efficiency of two reversible engine operating with same temperature limit। दोनों की टेम्परेचर रेंज क्या है, सेम है, तो उनकी एफिशिएंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्या बोलता है सेकंड में, एफिशिएंसी ऑफ टू रिवर्सिबल इंजन्स ऑपरेटिंग ऑन सेम टेम्परेचर रेंज इज सेम। क्या होगी एफिशिएंसी, क्या होगी, दोनों इंजन की सेम रहेगी यदि दोनों एक ही टेम्परेचर रेंज के बीच में काम कर रहे हैं। तो हम इसको भी कर सकते हैं, वैसे प्रूव इतना रिक्वायर्ड नहीं है, आपको सिर्फ स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। वो इसको भी कर सकते हैं जैसे पिछला प्रूव करा था, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिए, याद क्या कर लीजिए, ये आपको पता होनी चाहिए कि ऐसा होता है। ओके फ्रेंड्स, ऐसा होता है। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है, एफिशिएंसी ऑफ वन मस्ट बी इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ टू। दोनों इंजन की एफिशिएंसी सेम रहेगी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो नोट करने के पॉइंट्स है, वो क्या है बताइए मुझे। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि एफिशिएंसी जो है वो किसके इंडिपेंडेंट है, एफिशिएंसी इज इंडिपेंडेंट अपॉन वर्किंग फ्लूइड। नोट पॉइंट्स क्या है, पहला एफिशिएंसी इज इंडिपेंडेंट अपॉन वर्किंग फ्लूइड। कोई भी वर्किंग फ्लूइड हो, बस वो आइडियल गैस हो, तो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, एफिशिएंसी इज डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर लिमिट्स। भाई जो हायर लोअर का टेम्परेचर है उसके ऊपर डिपेंड करती है हमारी एफिशिएंसी। हमारी क्या डिपेंड करती है, एफिशिएंसी। ठीक है फ्रेंड्स, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। अब जो ये लास्ट पॉइंट हमने लिखा, इससे हमें कुछ चीज पता लगी। क्या कहते सर आपने ये तो बोल दिया था सेकंड लॉ में। मैंने कहा क्या बोल दिया था भाई, आप बच्चे बोल रहे हो मेरे को, सर आपने ये तो बोल दिया था मुझे कि एनर्जी के पास है ना क्वालिटी भी होती है और क्वांटिटी भी होती है, पर आपने ना हमें फील नहीं करवाया। हमें मतलब फील सा नहीं हुआ कि उसके पास कैसे क्वालिटी मतलब कैसे हम बोलेंगे कि उसके पास क्वालिटी है। तो आइए उसे फील करते हैं। क्या करते हैं, फील करने की कोशिश करते हैं। अब भाई सपोज करो ये इंजन है जो वर्क कर रहा है, एनवायरमेंट टेम्परेचर 300 केल्विन के बीच में और अपर टेम्परेचर इज व्हाट 1000 केल्विन के बीच में। क्या दे रहा है, वर्क आउटपुट दे रहा है। ये क्या सप्लाइड है, ये क्या है, क्या रिजेक्टेड है, रिजेक्ट कर रही है। अब इस कंडीशन में रिवर्सिबल कार्बोनेट साइक्लिक के केस में इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी फ्रेंड्स, एफिशिएंसी क्या होती है, 1 माइनस क्यू रिजेक्टेड अपॉन क्यू सप्लाइड, यही होती है एफिशिएंसी, बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगी T2 बाई T1। अब सर आप मुझे एक बात बताओ, ये रिलेशन मैंने कहां से लिखा, 1 माइनस T2 बाई T1, ये रिलेशन कहां से आया। अभी तक तो मैंने ऐसी कोई बात करी ही नहीं, ऐसा होता है, अब मान लो। अभी मैं इसको प्रूव करूंगा ये रिलेशन कहां से आया। अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक में प्रूव करने वाला था, चलो मैंने इस टॉपिक को मैंने पहले ही छेड़ दिया, तो मैं अभी बता ही देता हूं। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, तो इस केस में क्या हो रहा है, एफिशिएंसी कितनी है इसकी, 300 माइनस 1000 मतलब नियरली कितनी 70%। कितनी है 0.7 मीन्स कितनी एफिशिएंसी आई है 70%। अब क्या कर रहा हूं मैं इस टेम्परेचर को, इसको कांस्टेंट है, किस कांस्टेंट, इसको ड्रॉप करना शुरू कर देता हूं। क्या कर दिया मैंने 900 कर दिया। अब एफिशिएंसी कितनी होगी 1 माइनस कितना 300 बटे 900 कितना हो गया 1 माइनस 3 बटे 1/3, 3 माइनस 1 2 बटे 3 कितनी होगी 66.67%। अब मैंने टेम्परेचर को ड्रॉप करके कितना कर दिया 600 कर दिया। तो अब एफिशिएंसी कितनी होगी 1 माइनस 300 बटे 600 50%। हो क्या रहा है फ्रेंड्स, जैसे ही मैं टेम्परेचर को ड्रॉप करता जा रहा हूं, टेम्परेचर कम करता जा रहा हूं सोर्स का, मेरी एफिशिएंसी डिक्रीज करती जा रही है। इससे हमें क्या पता चला
इससे हमें क्या पता चला? और अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी है? सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। कि अमाउंट ऑफ एनर्जी यदि हायर टेम्परेचर पे होगी तो उसकी सिग्निफिकेंस ज्यादा है। इसका मतलब एनर्जी के पास कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। कौन सी क्वालिटी? कि वो हायर टेम्परेचर पे अगर हमारे पास अवेलेबल होगी तो हम उससे उसका यूटिलाइजेशन ज्यादा कर सकते हैं, उससे वर्क आउटपुट ज्यादा निकाल सकते हैं। तो यही तो बात सेकंड लॉ ने बोली कि एनर्जी के पास क्या होनी चाहिए? कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। ये हो गया प्रूव क्वालिटी या नहीं? क्वालिटी आपको समझ में आई या नहीं? एग्जांपल के तौर पे सपोज दिस इज राम, दिस इज श्याम। राम के पास कितने हैं? 10 फ्रेंड्स है। राम जब भी पार्टी करता है, जब भी इंजॉय करता है, 10 फ्रेंड उसको ज्वाइन करते हैं एंड दे विल एंजॉय। व्हेन राम फील डिफिकल्टी, जब राम डिफिकल्ट होता है तो राम को के साथ एक भी नहीं आता। डिफिकल्ट समय पे कोई भी फ्रेंड इसके साथ हेल्प करने नहीं आता। श्याम के पास क्या है? ओनली 5 फ्रेंड्स हैं। हालांकि वो हो सकता है पार्टी में शायद ना ज्वाइन कर पाए किसी रीजन से, लेकिन जब भी मुश्किल समय होता है, डिफिकल्ट टाइम होता है, दे विल स्टे विद राम। वो राम के साथ खड़े होते हैं। अब मुझे बताइए किसके पास ज्यादा फ्रेंड्स हैं? अगर फर्स्ट लॉ के हिसाब से देखें, क्वांटिटी के हिसाब से, तो क्या बोलोगे कि राम के पास सर ज्यादा फ्रेंड है। लेकिन अगर क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी की अगर बात करें तो राम के पास क्वालिटी के हिसाब से ज्यादा दोस्त है। क्योंकि मुश्किल समय में, डिफिकल्ट टाइम में वी नीड ए क्वालिटी पीपल, वी नीड ए क्वालिटी पीपल। तो हमें बोल सकते हैं राम के पास ज्यादा फ्रेंड्स है। इसका तो कोई हेल्प नहीं करता। तो इट इज जस्ट एग्जांपल आपको समझाने के लिए फ्रेंड्स। ओके, नाउ हमें क्वालिटी की भी थोड़ी समझ हो गई। हाँ सर, क्वालिटी कोई चीज होती है, हमने उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन करके देख लिया, समझ लिया मीनिंग क्वालिटी का क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल हम आगे बात करेंगे। अभी जो मैंने रिलेशन लिखा था 1 - T2/T1 वो कैसे आया, इसको हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू फॉर आज के लिए। इफ यू एंजॉय अवर क्लास, यदि आपको मेरी क्लास में मजा आ रहा है तो प्लीज इस चैनल को हो सके जितना उतना शेयर कीजिए, ताकि जितने ज्यादा हमारे साथ लोग जुड़े तो उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।